हेलो एवरीवन। जो क्वेश्चन आपके सामने है ये क्वेश्चन आपने देखा जरूर होगा और कैसे इसको सॉल्व करते हैं इसको समझेंगे यहाँ पे हम। क्योंकि आप देखो जैसे क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया हुआ है, 12 वायर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर। तो टोटल जो वायर्स हैं वो 12 वायर्स हैं। आप देख सकते हो हर एक वायर्स की एक, यहाँ से अगर आप ए से बी की लेते हो तो एक वायर है, बी से सी ले रहे हो एक वायर है, इस तरह से सी से डी आप कंसीडर कर रहे हो तो एक वायर है, और डी से ए तक एक वायर है। मतलब एक यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक स्क्वायर है और ये ऐसे ऐसे कितने स्क्वायर बने हुए, तो 1 2 3 4 ये 4 स्क्वायर इधर है, इसके साथ यहाँ पे अटैच है। तो इस बार आप इसके बैक साइड में भी 4 स्क्वायर है ना, तो 4 4 8 और ये 1 और 2 10, क्योंकि ऑलरेडी आपने यहाँ पे क्या किया है, इसको ऑलरेडी काउंट कर लिया है। इस चीज का ध्यान रखेंगे कि कितनी वायर्स को आपको यहाँ पे काउंट करना है, ठीक है। देन 4 जैसे मैंने बताया 4 फ्रंट का, 4 बैक साइड का। फ्रंट का नेम मैं बता रहा हूँ A B C D एंड बैक साइड का E F G H। देन वायर है A से E और F से B, तो ये हो गया टोटल 10 वायर्स, 10 देन 11 DH एंड 12 वायर इज CG। तो यहाँ पे बहुत बार जब आप देखते हो तो आपको लगता है कि पता नहीं 12 वायर कहाँ से है और रिपीटेशन हो जाती है किसी किसी वायर की। तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी क्लियर लिखा हुआ है 12 वायर्स, ठीक है। 12 वायर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ स्केलेटन क्यूब। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टू डायगोनली अपोजिट कॉर्नर ऑफ द क्यूब। तो हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कैसे निकालोगे आप यहाँ पे, इसको यहाँ पे हमें अच्छे से समझना है। तो लास्ट तक आपको पूरा ये सॉल्यूशन देखना पड़ेगा, इसकी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी अगर आपको अच्छे से इसको समझना है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको लास्ट वीडियो तक बने रहें, जिससे कि आपको पूरा ये चीज क्लियर हो जाए और किस तरह से हर एक में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी देखा जाए। तो बहुत बार आप क्या लेते हो, आपको पता होगा कि आप यहाँ पे कंसिडर कर लेते हो जी यहाँ पे आई करंट आ रहा है। तो इस तरह के केस में ना अगर आप ऐसा कंसिडर करते हो कि मान लो आई करंट आपके वायर पे जा रहा है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ से अगर आई करंट जाएगा तो आई करंट की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। वो किस तरह से होगी, देखो 3 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ये इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, इस तरफ, जितनी वायर इससे कनेक्टेड है उतनी डायरेक्शन में तो जाएगा। तो आप यहाँ पे इसको कैसे करोगे फिर, तो आप इसको ऑब्वियस सी बात है आप I/3, क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, सेम रेजिस्टेंस है, तो I/3 और I/3। यहां से ही आपकी कॉम्प्लिकेशन, इस सवाल की जो कॉम्प्लिकेशन है वो बढ़ती चली जाती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि अब ये फ्रैक्शन यहीं से स्टार्ट हो गया। तो इसी को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए मैंने जो कंसिडर किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो 6I मैंने करंट यहाँ से ऐसा कंसिडर किया है कि 6I की करंट एक कॉर्नर से पॉइंट A से इसमें फ्लो हो रही है, और ऑब्वियसली बात है जितनी करंट जाएगी उतनी ही करंट वहां से बाहर भी निकलेगी दूसरे पॉइंट से, जो कि G पॉइंट से यहाँ पे निकल रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले स्टार्टिंग कुछ इसी तरह से अगर आप करोगे तो आपके लिए काम बड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ पे आप ऐसा कंसिडर कर लो कि आप इस पॉइंट से, मतलब जो पॉइंट A की तरफ जा रहा है और जो पॉइंट G की तरफ से निकल रहा है, इस दोनों से आपने मान लो कि एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया। इस तरह से देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसा ले लिया और इससे एक बैटरी जिसकी EMF कुछ है उसको हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया ऐसे लेके, और A को बैटरी के पॉजिटिव से जबकि B को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया है। A को बैटरी के पॉजिटिव से और B को बैटरी के नेगेटिव से मैंने इस तरह से कनेक्ट कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें जो करंट का फ्लो होगा वो इस तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन से इस तरफ की तरफ जाता हुआ ये करंट इस तरह से जाएगा। और देखिए नॉर्मली यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि मैं 6I का करंट ले रहा हूँ, ये आप देखो 6I का करंट ले रहे हैं। 6I जो करंट है ये किस तरफ जा रहा है, मतलब इसका मतलब अगर ये तीनों की रेजिस्टेंस इक्वल है तो 2I करंट A से E की तरफ जाएगी, 2I करंट A से B की तरफ जाएगी, और 2I अमाउंट की करंट A से D की तरफ जाएगी। तो तीनों ही तरफ इक्वल करंट, मतलब 2I और 2I, मतलब तो सबको मिला दिया जाए तो 6I का करंट फिर से यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब ये जो 2I की करंट है ये आगे जाके देखो
ये आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। यहाँ पे जब यहाँ तक आ रही है बी पॉइंट पे, तो एक पार्ट इसके एफ की तरफ और दूसरा पार्ट सी की तरफ जा रहा है। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, दोनों करंट जो कि 2i करंट है और सेम रेजिस्टेंस है, तो आपने क्या बोला यहाँ पे कि ये जो है i और i में डिवाइड हो जाएगा। तो एक्चुअली हमारे पास अब फ्रैक्शन का कोई टर्म्स नहीं आ पाएगा, क्योंकि हमने पहले ही इस चीज को समझते हुए यहाँ पे 6i का करंट ले लिया है। यही सबसे बड़ा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बहुत बड़ा जो आप कह सकते हो कि ये एक बहुत बड़ा टेक्निक है, जो शुरू में अगर आपने यहाँ पे इस तरह से कंसीडर कर लिया तो क्वेश्चन सॉल्व होने में टाइम नहीं लेगा। अब इसमें यहाँ पे क्या करोगे, एक क्लोज सर्किट जो आप ले रहे हो, क्लोज सर्किट ए और जी के बीच का, देखो यहाँ पे ए पॉइंट है और इस जगह पे जी पॉइंट है, तो जो क्लोज सर्किट होगी आपकी किस में अप्लाई होगा वो देखो, ए, यहाँ से मैं सर्किट को दिखा रहा हूँ, देखना ध्यान से, ए ई एफ, ठीक है, एफ जी ये, और फिर यहां से ए, ये एक क्लोज सर्किट यहां पे बन रहा है। पहले इसको देखेंगे हम लोग। इस सर्किट में आप लगाओगे किरचॉफ्स लॉ, तो मैं नाम यहां पे लिख देता हूं, जो सर्किट है ए एफ ए ई एफ जी ए, ठीक है। इसमें क्या लगाना है आपको, किरचॉफ्स लॉ, ठीक है ना, इसमें किरचॉफ्स लॉ लगाओगे आप। देखो किरचॉफ्स लॉ जब आप लगाओगे तो उसी से यही सॉल्व होगा, और कुछ कोई इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा, यहाँ किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना ही होगा आपको। देखो करंट कितना जा रहा है, आप एक कोई भी एक डायरेक्शन आप यहाँ पे ले लो, उस हिसाब से यहाँ पे डायरेक्शन के हिसाब से मूव करना है आपको। जब आप किरचॉफ्स लॉ लगाओगे ना, तो एक साइड से यहाँ पे एक डायरेक्शन में देखो, यहाँ पे अगर मैं इधर से इधर चलूं, ए से ई की तरफ, ठीक है, ए से ई की तरफ मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, तो ए से ई की तरफ मैं पहले माइनस में लेना शुरू करूंगा यहाँ पे, देखो तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे -2i इंटू आर, मतलब इसके बीच का पोटेंशियल करंट कितना है 2i और पोटेंशियल कितना है r, तो v इक्वल टू क्या होता है IR, मतलब 2i इंटू आर, ठीक है, इस तरह का करंट होगा। तो ये -2IR, फिर इधर का देखो आप, तो इधर का देखोगे तो इधर में क्या आ रहा है IR, तो -IR, चाहे तो दोनों का प्लस भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने माइनस ले लिया, तो -IR, ठीक है, I इंटू आर, इसका पोटेंशियल ये हो गया -IR, उसके बाद फिर माइनस, और इसका देखोगे यहाँ पे फिर से 2i इंटू आर, तो -2IR, दिस ऑल सम ऑफ ऑल दिस इज इक्वल टू 0। या फिर अगर आप देखो डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इधर से जाना चाहते हो, एक जो एरो दिया हुआ है, तो ये आप ऐसा भी लिख सकते हो 2IR प्लस में प्लस IR प्लस 2IR, इस तरह से भी लिख सकते हो। इस सब का जो सम होगा यहाँ पे देखेंगे कि सबका सम कितना होगा। दिस वन इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखोगे आप -e। अगर आप इस तरह से जो डायरेक्शन में मैंने बताया कि पहले वाले ऊपर वाले में जा रहे हो, तो ये -e लिखोगे, और अगर आप इस तरह से चल रहे हो तो इस तरह से ये चलता हुआ आप इसको लिखोगे +e। तो दोनों में फर्क यही है, दोनों तरह से हम यहाँ पे इक्वेशन बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पे -2IR प्लस 2IR प्लस 2IR, तो 5IR हो जाएगा। 5IR इक्वल टू, डायरेक्ट आप लिख सकते हो यहाँ पे E, 5IR इक्वल टू E, ठीक है, तो ये आ गया। तो अब आप यहाँ पे देखो, जब ये 5IR इक्वल टू E आ गया, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R भी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो बिटवीन A एंड G, A और G के बीच का, देखो डायग्राम में A और G के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर R मान लिया जाए, मतलब इसको बोला जा रहा है कि यहाँ पे ये क्या हो, ये आपका R हो, तब वैसे R में आप क्या करोगे यहाँ पे, तब इसका सीधा सॉल्व करने की बारी आती है, तो E इक्वल टू आप लिखोगे 6IR। तो अब ये जो 6IR है, यहाँ पे हमने जो निकाला है 5IR, इस दोनों के इक्वल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखो कि 6IR इक्वल टू 5I इंटू आर, ठीक है, तो R इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 5/6R। नोट कर लिया इसको।
कि अगर यहाँ से करंट कितना जा रहा है, 6i का करंट जा रहा है, और इधर से करंट कितना जा रहा है, 6i का निकल रहा है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितनी है, R की रेजिस्टेंस है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, इसका इस A और G के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R, ये इसके बीच का है ना, V इक्वल टू IR, I कितना है 6i और रेजिस्टेंस कितना है R, तो 6IR होगा ना। 6IR को हमने इससे इक्वेट कर दिया, जो इससे पहले वाला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने इंडिविजुअली निकाला था, तो ये 5/6 R इक्वल टू 5/6 R आ गया हमारा। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन को समझना जरूरी है। क्वेश्चन आप देख रहे हो, सेम क्वेश्चन है उसी तरह का, और यहाँ पे भी 12 वायर्स हैं, जैसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 12 वायर्स, हर एक की रेजिस्टेंस जो है R रेजिस्टेंस है, और कनेक्टेड टू फॉर्म अ स्केलेटन क्यूब। फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्नर्स ऑफ द सेम एज ऑफ द क्यूब। और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे जो सप्लाई की गई है करंट की, I अमाउंट का करंट सप्लाई किया है, और ये I अमाउंट 3 पार्ट में, यहाँ पे 2 पार्ट में यहाँ पे दिखा रहा है कि डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना, तो ये देखो यहाँ पे एक I1 जा रहा है, यहाँ पे भी I1 दिखा रहा है, और यहाँ पे भी I2 दिखा रहा है। ये I2 चूंकि इधर जा रहा है इसलिए ये डिफरेंट है करंट, और ये जब I1 आगे की तरफ जा रहा है, तो ये देखो यहाँ पे बचा हुआ कितना करंट होगा, I करंट इधर गया है, इससे I1 गया, I1 से I3 बाहर निकल गया। ठीक है ना, I1 से अगर आपकी I3 करंट बाहर निकल जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास क्या बचेगा, I1 माइनस I3। और ये I1 माइनस I3, उसी तरह से दूसरा पार्ट देखो आप, दूसरे पार्ट में जैसे यहाँ पे I3 चला गया इसमें, ठीक है, I3 चला गया और I3 इधर जा रहा है, और इधर से देखो कौन सा करंट जा रहा है, सारा करंट देखना है, करंट को समझ में आ गया तो ठीक है। यहाँ से देखो ये I1 करंट जा रहा है इधर, ठीक है, I1 करंट इधर से जा रहा है, और इधर से कौन सा करंट आपके पास आ रहा है, I1 माइनस I3। तो I1 माइनस I3 ये अब यहाँ पे, लेकिन ये डायरेक्शन इधर नहीं है, डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है, तो ये क्योंकि I1 माइनस I3 ये जिस तरह से इधर जा रहा है, I1 माइनस I3, ये करंट इधर चला गया, I1 माइनस I3 वाला जो करंट है ये इस तरफ चला गया। ठीक है, करंट का इसमें डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है वो समझना बहुत जरूरी है। आपने ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल पॉइंट P से इस तरफ जा रहा है I करंट लेके, I करंट जो है यहाँ पे आपके पास कुछ पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक I1 में डिवाइड हो रहा है, दूसरा भी I1 में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अभी 2 पार्ट में देखते हैं, अभी बाकी I2 के बारे में बात नहीं करेंगे। ये I1 जा रहा है इस तरफ, I1 भी इधर, तो I1 आपका किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और एक I1 दूसरे वाले सर्किट में जा रहा है। I1 में से आपने I3 करंट आपका दूसरी डायरेक्शन में चला गया, I1 में से I3 करंट दूसरी डायरेक्शन में चला गया, तो आपके पास क्या हो गया, आपके पास बचा कितना करंट, इस डायरेक्शन में आपके पास कितना करंट रह गया, तो I1 जो करंट जा रहा था इसमें से आपने I3 निकाल लिया, तो I1 माइनस I3 करंट जो है आपका A से E के डायरेक्शन में, A से E की तरफ क्या जा रहा है, I1 माइनस I3। ठीक उसी तरह से जो चीज हमने यहाँ पे किया है वही चीज यहाँ पे फिर से रिपीट करेंगे। मान लो I1 करंट इस तरफ जा रहा है, ये करंट इस वाले सर्किट में जो दूसरा मैंने लिया है इसमें I1 करंट जा रहा है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि हमें समझने में दिक्कत ना हो। ये देखो यहाँ पे मैंने बोला कि I1 करंट इधर जा रहा है, अब ये I1 करंट जब इधर जा रहा है इससे I3 करंट फिर से आपने निकाल लिया, तो बचा हुआ कितना करंट गया, I1 माइनस I3 का करंट ऊपर जाएगा। अब ये I1 माइनस I3 का करंट इसका वाला ऊपर जा रहा है, और इधर से भी हमारे पास I1 माइनस I3 आ रहा है, तो I1 माइनस I3 ये वाला और I1 माइनस I3 येलो कलर वाला दोनों एक डायरेक्शन में चल पड़ा, तो ये हो गया दोनों मिला के 2 टाइम्स, मतलब 2 बार है ना, दोनों मिला के 2 बार, मतलब 2 टाइम्स ऑफ I1 माइनस I3 का करंट इधर जा रहा है। ठीक है, लेकिन अब हमने क्या स्टडी किया है भाई, जितना करंट जा रहा है उतना, अब ये 2I1 माइनस I3, अब यहाँ पे आप देखो R रेजिस्टेंस है, ये R रेजिस्टेंस है, ये भी R रेजिस्टेंस है, तो ये क्या होगा यहाँ पे, ये I1 माइनस I3 जो है, ये वाला जो पार्ट देख रहे हो, ये फिर से 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। सेम रेजिस्टेंस है, इधर के लिए भी सेम रेजिस्टेंस है और इधर के लिए भी सेम रेजिस्टेंस है, मतलब जितना आपने 2I1 I3 था, तो इसका एक I1 I3 इस तरफ,
एक I1 I3 I1 माइनस I3 इस तरफ और दूसरा जो I1 माइनस I3 है वो इस तरफ चल पड़ा। अब ये फिर से यहाँ पे देखो इस रेंज में जब आएगा यहाँ पे, तो आपने जो करंट यहाँ से दिया था, ये आपने करंट कितना दिया था, I1 का दिया था, तो अब फिर से जब उस रेंज में आएगा तो यहाँ से देखो फिर से ये I1 इधर जाएगा। तो अब यहाँ पे I1 और इधर से भी जब ये आगे की तरफ आएगा तो I1 इधर आएगा। तो I1 ये वाला, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, दोनों ही केस में आप देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये I1 करंट इसके पास आ रहा है, I1 करंट इसके पास आ रहा है, तो दोनों I1 और I1 इधर से आ रहा है, ये दोनों मिलके और सर्किट को अब कंप्लीट करेगा। यहाँ पे देखो सर्किट कंप्लीट कैसे हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे चूंकि इसमें भी देखो, ध्यान से देखना आप, इस तरफ I3 आ रहा है ना, I1 माइनस I3, बिल्कुल I1 माइनस I3 आ रहा है ना इस तरफ। तो आप देखो अगर यहाँ पे मैं लिखूं I1 माइनस I3 लिख दिया, और इधर से ये देखो ये I1 माइनस I3 इधर आया, ये करंट इसकी डायरेक्शन इधर है, ठीक है। आपने यहां से निकलता हुआ दिखाया है कि आपने देखो जितना करंट यहां से एक I1 और I2, ये सेम करंट आपको यहाँ पे आता हुआ दिखेगा। देखो ये आप I1 आ रहा है, यहाँ से भी I1 आ रहा है और यहाँ से I2 आ रहा है। ये फिर से ये तीनों करंट मिलके आपको I करंट, मतलब नेट करंट जो है, टोटल करंट, वो I बनता हुआ आपको यहाँ पे दिखा देगा। कि इसमें किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे, कौन सा लूप, किस वाले लूप में किरचॉफ्स लॉ लगाना है वो देख लो आप। तो पहला लूप मैं ले रहा हूं ए, ये वाला मैं लाइन ड्रॉ कर कवर कर देता हूं इसको, ए ई एफ बी ए, इस वाले लूप को सबसे पहले मैं कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। इस वाले लूप को सबसे पहले मैं कंसीडर कर रहा हूं और उसके बाद मैं दूसरे वाले लूप को कंसीडर करूंगा। तो किरचॉफ्स लूप लॉ, ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जिसको हम लोग बोलते हैं। अगर मैं डायरेक्शन इस तरफ लेता हूं तो ये I3 है करंट और ये R है, तो आपके पास सबसे पहले I3 इंटू R हो जाएगा। फिर आप इस तरफ चल रहे हो, लेकिन करंट की डायरेक्शन आपके पास डायग्राम में इस तरफ दिखी हुई है, तो आप माइनस ले लो, माइनस। अब यहाँ पे करंट आपके पास कितना दिख रहा है, तो आपके पास जो करंट दिख रहा है I1 माइनस I3, तो यहाँ पे आप ले लो माइनस में, जब डायरेक्शन अपोजिट होगा तो माइनस ले लेंगे, माइनस I1 माइनस I3 इंटू R, ठीक है। फिर यहां से आप दूसरी तरफ लूप में चले जाओ, ठीक है। ये इस तरफ आप लूप में जा रहे हो और ये भी माइनस में होगा क्योंकि डायरेक्शन करंट का किधर है, इस तरफ है, राइट साइड में है, लेकिन हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो -2 I1 माइनस I3, ठीक है। फिर आप और इस तरफ मूव करो अपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो लास्ट में I1 माइनस I3, ये जो बच रहा है, तो ये भी आपका माइनस में, माइनस I1 माइनस I3 इंटू R, रेजिस्टेंस सबका R है, दिस वन इज इक्वल टू 0। ये एक लूप हमारा कंप्लीट हो गया। लूप तो हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन इसको सॉल्व करना है। ये देखो I3 इंटू R माइनस I1 इंटू R, ये I1 को R से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर माइनस, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, प्लस I3 इंटू R। फिर दूसरे में देखोगे -2I1 इंटू इसका भी रेजिस्टेंस R, 2I1 इंटू R, माइनस और ये माइनस प्लस, प्लस 2I3 इंटू R, फिर माइनस I1 इंटू R, फिर आपके पास ये माइनस और ये माइनस फिर से प्लस I3 इंटू R, दिस वन इज इक्वल टू, तो नेट सम क्या कर दिया आपने, फिर से 0 कर दिया, तो ये हो गया। अब इसमें कैंसिल क्या क्या हो रहा है वो देख लो आप। देखो I3 वाला टर्म्स कितना है, I3 इंटू R, ये प्लस में है, I3 इंटू R, ये प्लस में है, 2I3 इंटू R, ये प्लस में है, और I3 इंटू R, ये प्लस में है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि 5I3 इंटू R इज इक्वल टू
अब ये I1 इंटू आर, 2I1 इंटू आर, तो माइनस में है सारा, तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, 1 2 3 और 3 माइनस 1 मतलब -4। तो ये आपके पास हो गया, दिस वन इज इक्वल टू, आप यहाँ पे लिख सकते हो -4I1 इंटू आर, दिस वन इज इक्वल टू 0। मतलब 5I3 स्मॉल आर इक्वल टू हो गया माइनस माइनस, अब ये इक्वल के उधर चला गया तो प्लस में 4I1 इंटू आर, और ये I1 आर और आर कैंसिल हो रहा है, यहाँ से I3 आप निकाल सकते हो, I3 इक्वल टू 4/5I1। ये रिलेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब अगला लूप देखेंगे हम लोग। अगला लूप मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम में मैं दिखाऊंगा। D से शुरू करेंगे, ये D है, D से H, तो यहाँ से यहाँ पे चले जाओ, ठीक। इसके बॉटम का लूप बोला जाए तो गलत नहीं होगा, DH G C देन D। अब इस लूप की बात कर लेते हैं, और इस लूप में भी कुछ इसी तरह से मूवमेंट होनी चाहिए हमारी। तो इन लूप DH G C D, इस लूप में, और अब फिर से इस लूप में हम लोग इसी डायरेक्शन में चलते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, देखते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज में क्या क्या हमें मिल रहा है यहाँ पे। तो पहले जैसे I2 इंटू आर, तो ये पॉजिटिव में होगा क्योंकि इसी डायरेक्शन में करंट का भी दिख रहा है आपका I2 और रेजिस्टेंस है, तो I2 इंटू आर। अब बड़ा आसान है समझना इस चीज को। उसके बाद जब आप आगे जा रहे हो तो आप जा रहे हो इस डायरेक्शन में, लेकिन करंट की डायरेक्शन आपकी अपोजिट है, इसलिए माइनस लेना पड़ेगा। ये I1 इंटू आर, तो -I1 इंटू आर। फिर आप इस तरफ जाओगे तो इस तरफ करंट जो है आपकी, ये देखो यहाँ पे I1 माइनस I3 है, तो माइनस में लेना पड़ेगा क्योंकि आप जा रहे हो इस तरफ और करंट की डायरेक्शन आपकी राइट साइड में है। तो I1 माइनस I3 इंटू आर, और अब लूप कंप्लीट करने के लिए आप फिर से H से D पे आओगे, तो H से D पे आने के लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस R है, करंट I1 है, तो ये आपके पास आ जाएगा -I1 इंटू आर, और इस सब का सम क्या होगा, 0। सॉल्व करते हैं, I2 इंटू आर माइनस I1 इंटू आर माइनस I1 इंटू आर करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, तो I1 इंटू आर, ठीक है, क्लियर लिख लेता हूं मैं, I1 इंटू आर। जैसे ही ये स्मॉल ब्रैकेट को स्प्लिट करोगे और ये माइनस प्लस हो जाएगा, I3 इंटू आर माइनस I1 इंटू आर इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब आप करोगे इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह का 2I1, देखो यहाँ पे I1 इंटू आर ये है, I1 इंटू आर ये है, I1 इंटू आर यहाँ पे भी है, लेकिन एक I1 इंटू आर जो है, देखो I1 इंटू आर, I1 इंटू आर, I1 इंटू आर, तो इस तरह से यहाँ पे 3I1 की तरह दिख रहा है यहाँ पे। तो मैं करके देख लेते हैं हम लोग, इसका सॉल्व करके देखो आपने कितना आया इसका वैल्यू। क्वेश्चन में आपको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया आपने ध्यान नहीं दिया शायद वहां पे, ये जो करंट यहाँ पे देख रहे हो, इस तरफ कितनी जा रही थी, मैंने शुरू में ही बताया था, इस तरफ करंट हमारी कितनी जा रही है, इस तरफ हमारी करंट जा रही है सिर्फ I3। ध्यान से देखना, जो मैंने यहाँ पे हमेशा कैलकुलेशन में इस तरह की गलती हर कोई करता है, और ये यहाँ पे इसलिए मैंने इस चीज को मार्क किया। अभी ये I3 जाएगी, तो आपके पास यहाँ पे I1 लिखने का कोई तुक नहीं बनता, सिर्फ आप यहाँ पे लिखोगे -I3 इंटू आर, ठीक है। तो ये सिर्फ -I3 करंट जा रही है, इसलिए -I3 इंटू आर। तो इस चीज को यहाँ पे जो गलती होती है, इसलिए यहाँ पे इसको आपको ध्यान में रखना है, ये गलती वहां पे नहीं करना है। तो अब ये आपके पास देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा I1 इंटू आर, I1 इंटू आर, मतलब -2I1 इंटू आर, ठीक है, और ये I2 है तो
प्लस I2 इंटू आर कर दो, ठीक है। अब बच गया I3, तो इसको माइनस I3 इंटू आर इक्वल टू 0, इतना लिख दिया आपने। अब आप ऐसा कर लो, I2 इंटू आर को इधर रहने दो एक तरफ लेफ्ट साइड में, और ये दोनों निगेटिव वाले ना, ये I1 इंटू आर I1 इंटू आर माइनस 2I1 इंटू आर, इसको आप उधर लेके चले जाओ, तो ये हो जाएगा 2I1, और ये भी हो जाएगा, ये प्लस में आ गया तो प्लस I3 इंटू आर कॉमन ले लो, तो आर और आर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये I2 इक्वल टू आ जाएगा I2 इक्वल टू 2I1 प्लस I3, मतलब I1, I2 और I3 के बीच का एक रिलेशन हमारे पास यहाँ पे मिल रहा है। अब यहाँ पे देखा जाए, ध्यान से देखोगे, 2I1 तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है, प्लस I3 की जो वैल्यू हमने अपने पहले वाले में आ था ना, I3 की वैल्यू I3 इक्वल टू 4/5 I1 है ना। अब चलिए यहाँ से कैलकुलेट करो, और I1 इक्वल टू आप देखो कितना आएगा, I1 इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 5/14 I2, ये रिलेशन आएगा। तो चेक करो इसको। अब अगला लूप आप लोगे यहाँ पे कौन सा, ये देख लो, PD C Q देन P। अब इस लूप में हमें काम करना है, मैं नाम लिख लेता हूं यहाँ पे, इन लूप PD C Q B, इस लूप में काम करेंगे हम लोग, और इसमें देखना है कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा बैटरी लगी हुई है, EMF है, ये E है, ठीक है ना, और हर एक का जैसे यहाँ पे E है, तो इसके लिए आप यहाँ पे लिखोगे E इक्वल टू, और इसमें करंट जो जा रहा है ना, ये करंट आपका यहाँ से देखो, इधर से ऐसा करंट जा रहा है, यहाँ से इस तरह से करंट की डायरेक्शन, जैसे ये I है, यहाँ पे भी I है, तो इसका मतलब है ये करंट इससे जो जा रही है वो I करंट जा रही है, और यहाँ पे देखो करंट I2 जा रही है। तो पैरेलल में अगर देखा जाए तो इसके पैरेलल में यहाँ पे I2 करंट यहाँ पे जा रही है, तो इक्वेशन यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, और यहाँ से E की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हमारे पास जो दिया हुआ है वो उस हिसाब से यहाँ पे आप लिख सकते हो कि E इक्वल टू I2 इंटू आर, और E इक्वल टू 14/5 I1 इंटू आर, क्योंकि I2 की वैल्यू जो आपने निकाली थी, ये देखो यहाँ पे जो हमने निकाल रखा है सारा वैल्यू, क्योंकि I2 इक्वल टू, देखो I2 इक्वल टू क्या होता है, I2 अगर आप निकालोगे तो I2 आपके पास 14/5 I1 आ जाएगा, क्योंकि I1 इससे पहले अभी जो हमने सॉल्व किया था वहां पे I1 इक्वल टू हमने निकाला था 5/14 I2, तो I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14/5 I1, बिल्कुल सिंपल है। और अगर हमने फिर से मान लिया इफ R is the total resistance, between the two corners of the same edge, जो कि आपका C और D है, तो वैसे केस में आप इक्वेशन लिख सकते हो यहाँ पे E इक्वल टू IR, जो इक्वेशन होता है, तो इक्वेशन E इक्वल टू IR, दिस वन इज इक्वल टू I जो है, अब आपका देखो I कौन कौन सा है यहाँ पे, तो I जो करंट है वो यहाँ से देखो I2, तो ये बनेगा I2 और 2I1, हाँ ये बनेगा 2I1, हाँ सॉरी 2I1 प्लस I2, ये करंट बन जाएगा यहाँ पे, है ना। तो इसको सॉल्व करके देख लेंगे, यहाँ पे इंटू R भी लिख लेते हैं क्योंकि R है ही यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका। सर I1 की वैल्यू पता है, हाँ तो रख दो 2I1, अभी मैं लिख लेता हूँ, प्लस I2 की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ 14/5 I1, ऐसा लिख लेता हूँ, इंटू R कर देते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि अब तो सारा कैलकुलेशन का ही मामला है,
तो E इक्वल टू आपके पास यहाँ पे I1 के टर्म में 24/5 I1 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे जो इक्वेशन है आपके पास, पहला तो जैसे E का आपने निकाला 24/5 I1 पहला हो गया, इंटू R, तो ये इंटू R यहाँ पे, दिस वन इज इक्वल टू, और E का जो इससे पहले भी हमने निकाला वो वाली वैल्यू, तो 14/5 I1 इंटू स्मॉल r, और यहाँ से हम कैपिटल R की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैपिटल R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14/24 इंटू स्मॉल r, दैट मीन्स 7/12 इंटू स्मॉल r। ये वाली वैल्यू आएगी जो हमें C और D के अक्रॉस हमें चाहिए होगी। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि अगर हमने R को टोटल रेजिस्टेंस माना है बिटवीन टू कॉर्नर्स ऑफ द एज, जो कि C और D का है, जो केस हमारे पास दी हुई है उस केस में, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू मिलेगी। क्लियर है?